हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि अगर आपने एक चैप्टर के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, समझो आपका चैप्टर क्लियर है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में जो कि आपने ना करा हुआ हो। ठीक है, ये देखो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, 4 भी नहीं 5 बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको दिक्कत ना आ जाए तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। और मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 10 की एसएसटी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ख़त्म करवा चुका हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा 10-20 दिन बाद है तो उन चैप्टर की वीडियो जाकर देख कर आना। अगर कल ही है तो आप ये वीडियो देख लो, समझ लो आपका चैप्टर ख़त्म है। ठीक है जी, ओके। सो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, परिवहन के आधुनिक साधन हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में कैसे काम करते हैं। सिंपल सा मतलब है कि आपको परिवहन की इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, कि परिवहन हमारे आर्थिक विकास के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का ही और वाला पार्ट है कि तेजी से विकास के लिए परिवहन के कुशल साधन पूर्वापेक्षा, यानी अगर आपको तेजी से विकास करना है तो आपको परिवहन अच्छा करना ही पड़ेगा। ये एक प्रायर कंडीशन है। इन दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना, मैंने जानबूझ के और वाले क्वेश्चन लिखे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर सुनो, सिंपल आंसर है। देखो, एक देश कितना माल उत्पादन करता है, ठीक है, कितनी माल और सेवा का उत्पादन करता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही में वो देश परिवहन उसका कितना अच्छा है, वो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक देश के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, जो हमारा परिवहन है वो क्या करता है, चीज़ों को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग क्षेत्रों तक पहुंचाता है। यानी कि मान लो एक फैक्ट्री है जहाँ पर चीज़ें बन रही है, उसको शहरों तक और लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, परिवहन करता है। तो एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही में उद्योगों को कृषि से और शहरों से जोड़ने का काम भी हमारा परिवहन करता है। मतलब मान लो एक चीनी की फैक्ट्री है, तो चीनी की फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, गन्ना है ना। और गन्ना कहाँ से आता है, कृषि से आता है। तो कौन लेकर आएगा, परिवहन ही तो लेकर आएगा। तो इसलिए परिवहन बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ में कच्चे माल को, तैयार माल को लोगों तक और शहरों तक पहुंचाने में, या मैं कहूँ उद्योगों तक पहुंचाने में कौन अहम भूमिका निभाता है, वो भी हमारा परिवहन निभाता है। और साथ ही में ये आपको पता चल ही चुका है कि जो हमारा परिवहन है वो तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तीनों क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और तीनों क्षेत्र के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। और साथ ही में जो हमारा परिवहन है वो एक संतुलित क्षेत्रीय विकास भी करता है। देखो सिंपल सीधी बात है, परिवहन मान लो एक जगह पर परिवहन बहुत ज़्यादा है तो आप रोड भी अच्छी खासी बनाओगे तो विकास होगा उस क्षेत्र का। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया कुशल और तेजी से आगे बढ़ने वाले परिवहन की मदद से एक बड़े गांव में बदल चुकी है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, अच्छे से लर्न करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संचार, परिवहन और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, 3 बिंदुओं में समझाइए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर संचार बढ़ता है तो व्यापार भी बढ़ता है, परिवहन भी बढ़ता है। संचार घटता है तो व्यापार भी घटता है और परिवहन भी घटता है। और ये तीनों चीज़ें मतलब ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संचार बढ़ेगा तो डायरेक्ट परिवहन बढ़ जाएगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा। तीनों ही बढ़ेगी, एक बढ़ेगी तभी दोनों बढ़ेगी। सिंपल सीधी बात। ठीक है, कैसे, देखो संचार का मतलब होता है कि एक देश से बातचीत और एक दूसरे देश से संबंध। ठीक है, जैसे कि आज इंटरनेट वगैरह है तो ये संचार है, संचार का माध्यम है। ठीक है, तो व्यापार हम किस देश से करते हैं, जिससे हमारे संबंध अच्छे हो। तो संबंध अच्छे बनाने के लिए जो संचार है वो एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, संचार अच्छा होगा तो आप उनसे बात करोगे तो व्यापार करोगे, और व्यापार करोगे तो आपकी चीज़ उसके देश में जाएगी, उसकी चीज़ आपके देश में आएगी। तो वो किसकी मदद से आएगी, परिवहन की मदद से ही तो आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक है। आंसर आप रीड कर सकते हो ये वाला। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि पाइपलाइन परिवहन क्या है, उसका अवगुण बताने और उसके गुण बताने हैं। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 में। और ये भी बताना है कि जो हमारी पाइपलाइन है, भारत में 3 पाइपलाइन नेटवर्क बताने हैं जो कि हमने पढ़े थे। ठीक है, और अवगुण और गुण बताने वो मैं बता ही चुका हूँ आपको। देखो पाइपलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि पाइपलाइन एक नया परिवहन है। पहले पाइपलाइन का यूज जो होता था पानी ट्रांसपोर्ट करने में होता था, बट आज पाइपलाइन का उपयोग कच्चा जो क्रूड ऑयल है, तेल है, कच्चा माल हो गया, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में क्या है उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, मतलब उसकी शोधनशालाएँ हो गई, कारखाने हो गए वहाँ पर। और जो हार्ड चीज़ होती है ना, सॉलिड चीज़ होती है, उसको भी लिक्विड में कन्वर्ट करके, स्लरी में, ठीक है, तरल अवशेष्ट में, अवस्था में कन्वर्ट करके पाइपलाइन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है।
अब पाइपलाइन के कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। पहली बात पाइपलाइन से अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजी जाती है तो देरी का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। ना ही जो चीज़ है वो कम जाती है, जितनी चीज़ एक जगह से डालोगे पाइपलाइन से दूसरी जगह से उतनी जाएगी। दूसरा फ़ायदा है कि इसको चलाए रखने की कॉस्ट बहुत कम लगती है, ठीक है। चलाए रखने की मतलब एक बार पाइपलाइन लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते आपके। अब इसके नुकसान सुनो, नुकसान भी पूछे थे ना, अवगुण पूछे थे। तो पहला नुकसान तो ये है हमारी पाइपलाइन का कि पाइपलाइन को लगाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इनिशियल कॉस्ट स्टार्टिंग में अगर आप पाइपलाइन लगाते हो 1000 किलोमीटर की तो आपको अरबों रुपए चाहिए, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसका अवगुण है। दूसरी बात है कि पाइपलाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई छेद हो जाता है, कोई लीकेज हो जाती है, तो 1000 किलोमीटर की है, अब क्या कैसे ढूंढोगे आप 1000 किलोमीटर में वो छेद, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और ये भी पूछा गया था कि पाइपलाइन जो है भारत में पाइपलाइन का नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले तो मैं बता दूं, एक उत्तरी असम से लेकर आपका उत्तर प्रदेश तक है, कानपुर उत्तर प्रदेश तक है पहला पाइपलाइन। दूसरा है आपका सलाया से लेकर, सलाया गुजरात के अंदर है, वहाँ से लेकर पंजाब जलंधर तक, पंजाब के अंदर जलंधर है वहाँ तक, ठीक है। तीसरा है हज़ीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ से लेकर जगदीशपुर यूपी तक, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो रेलवे हैं उनके 3 फ़ायदे बताओ। पहली बात तो है कि भारत के लिए रेलवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उद्योगों को एक उद्योग को दूसरे उद्योग से जोड़ने का काम करती है, कच्चा माल को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी क्वांटिटी में ले जाने का काम करती है, ठीक है। लोगों के व्यापार के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाने के लिए, ठीक है। और साथ ही में दूर के स्थान पर चीज़ों को माल को पहुंचाने में रेलवे एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश की जो दिलों की धड़कन है वो रेलवे है। और साथ में मैं एक और बता दूं, रेलवे का एक और फ़ायदा बता दूं कि जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या देता है, रोज़गार प्रदान करता है, तो ये भी एक रेलवे का फ़ायदा है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेलवे के साथ रोडवेज़ की खूबियाँ और अवगुण की तुलना करें, मतलब तुलना वगैरह करनी है कि जो हमारा रेलवे है अगर वो अच्छा है रोडवेज से तो कैसे अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो कैसे अच्छा नहीं है, ठीक है जी। ये बताना है आपको। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रोडवेज़ की। तो मैं आपको बता दूं ज़्यादातर लोग हैं ना रोडवेज़ को पसंद करते हैं, रोड को पसंद करते हैं ओवर रेलवेज़, यानी रेलवे का थोड़ा कम उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा रोड पे आपको हज़ारों बंदे मिलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, रोड ज़्यादा है हमारे देशों में, ऐसा क्यों है? तो पहली बात तो है कि पाइपलाइन को बनाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, पाइपलाइन कह रहा हूँ, रेलवे की जो लाइन्स होती है ना, पटरियाँ होती है, उनको बनाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं और रोड को बनाने में कम पैसे लगते हैं, इसलिए जो सरकार है वो भी रोड पे ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरी बात है ऊबड़ खाबड़ एरिया में है ना, आप पटरियाँ नहीं बना सकते रेल की, बट वहाँ पर रोड बना सकते हो। तो दूसरा फ़ायदा है हमारी किसका, हमारी रोड का। तीसरा फ़ायदा है कि ढलान वाले एरिया में, पहाड़ों वाले एरिया में भी रोड बनाई जा सकती है, बट रेलवे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और कम व्यक्ति को अगर जो लंबी दूरी तय करनी, मतलब छोटी और कम दूरी तय करनी हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट संसाधन है हमारा, सबसे बेस्ट परिवहन है हमारा रोड, ठीक है। अभी फ़ायदे बता रहा हूँ रोड के बस, ठीक है। और दूसरा है कि घर से घर तक सेवाएं प्रदान करता है। देखो मतलब ये है कि आपके घर से रेलवे जा रही हो या ना जा रही हो, बट आपके घर से रोड तो पक्का जा रही है ना। आप घर से बाहर निकलते हो तो रोड होती है, गली होती है ना। तो ये फ़ायदा है। और साथ ही में यह अन्य परिवहन को भी क्या करता है, एक प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे कि मान लो आपको रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है या सी पोर्ट जाना है, तो आप किसकी मदद से जाओगे, रोड की मदद से जाओगे। तो ये रोड का फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा रेल का फ़ायदा सुनो। बड़ी दूरी तक अगर आपको बहुत सारा सामान ले जाना है तो जो रेलवे है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरी बात है कि रेलवे में एक जगह से दूसरी जगह दूर स्थान तक चीज़ें पहुंचाने में बहुत कम पैसे लगते हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि जो हमारा रेलवे है उसकी पहुंच गरीब से गरीब व्यक्ति तक है, ठीक है। जैसे कि गाड़ी वगैरह होती है रोडवेज़ में जो चलती है, लोगों की पहुंच नहीं होती, कार नहीं होती लोगों के पास, पर रेलवे में तो कोई भी जा सकता है। तो ये फ़ायदा है हमारे रेलवे का, मतलब दूर जो जगह होती है उसको कम से कम टाइम में पूरा करने का काम हमारा रेलवे करता है, ठीक है जी। ओके, अब आपको ये समझ आ चुका। अब हमने एक टाइप्स ऑफ रोड देखी थी, तो एक स्वर्णिम चतुर्भुज रोड देखी थी, सुपर हाईवे जिसे बोला जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के बीच है। ये 6 लेन की हाईवे है, ठीक है। इसको 6 लेन वाली हाईवे भी बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं ये जो हमारा हाईवे ये बनाया क्यों गया है, ताकि ये जो महानगर है ना, हमारे मेगा सिटीज़ है, ठीक है। कौन कौन सी, ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई है ना, ये जो मैंने बताया आपको, और साथ में मुंबई भी था, इनके बीच की दूरी
कम करना और इनके बीच में जो समय लगता है एक दूसरे की जगह में जाने पे, उसका टाइम कम करना, इसी के लिए हमारा ये बनाया गया है। ठीक है, इसको बनाने का काम है NHAI का, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोलते हैं। ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, ये उत्तर दक्षिण में श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और पूर्व पश्चिम में सिलचर असम को पोरबंदर से जोड़ता है, गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत में सड़क परिवहन में आने वाली 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। रोड परिवहन में कुछ समस्या आती है। पहली बात तो है कि अगर हम अपने इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना, यातायात और यात्रियों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सड़क नेटवर्क अपर्याप्त है। लोग हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो आप देखते होगे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से रोड थोड़ी कम है। पहला नुकसान या पहली समस्या। दूसरी बात है कि लगभग आधी से ज़्यादा सड़कें ना वो कच्ची हैं और बारिश के समय में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता गाँव में। ठीक है, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अपर्याप्त है, यानी जो नेशनल हाईवे है ना वो अपर्याप्त है। ठीक है, इतने अच्छी तरीके से वो नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाते। ठीक है, वो पर्याप्त नहीं है। चौथा है कि रोडवे शहरों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले और अधिकांश पुल और पुलिया पुराने व संकरे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये नेशनल हाईवे और रोडवे वगैरह बनाई है, तो ज़्यादातर पुरानी है, तो ये भी एक समस्या है जिसका सामना कर रही है हमारी रोडवेज। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका भारत में माल ढुलाई या यात्रियों के परिवहन के लिए प्रमुख साधन जो है वो रेलवे है। तो रेलवे का महत्व बताना है। तो रेलवे का महत्व बताना आपको पता ही है, मैं वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि भारत में रेल परिवहन वस्तु व यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। ठीक है जी। रेल परिवहन अनेक कार्यों में काम आता है। व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, लंबी दूरी तक सामान को परिवहन करने में, सब में अहम भूमिका निभाता है हमारा रेल परिवहन। ठीक है, साथ ही में हमारा जो रेल है वो हमारे कृषि के लिए और उद्योग की तीव्र गति के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि उद्योगों से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाने में, क्योंकि उद्योग में जो चीज़ें होती है वो बहुत भारी भारी होती है, कच्चा माल होता है बहुत भारी होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रेल जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि रेलवे जो है वो बहुत कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुँचा देती है और साथ ही में बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोज़गार भी प्रदान करती है रेलवे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है हमारी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण सड़कों के बारे में आपको बताना है। तो ग्रामीण सड़कें जो हैं उनको अन्य सड़कें भी बोला जाता है और ये सड़कें क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। ठीक है, और ये सड़कें बनाई किस परियोजना के द्वारा की जाती है, किस परियोजना के द्वारा बनाई जाती है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों का विकास में प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट है आपका कि भारत में जलमार्गों की किसी भी 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जल मार्गों के बारे में बताना है, फ़ायदे बता सकते हो आप, विशेषता में फ़ायदे नुकसान कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते आए हैं भारत के लोग। ठीक है, और इसकी वजह से ही हमारी भारतीय संस्कृति और व्यापार पूरी दुनिया में फैला है। अब इसके फ़ायदे सुन लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो जल परिवहन ऐसा परिवहन है जो सबसे सस्ता है। ठीक है, भारी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने में एक अनुकूल परिवहन है। साथ ही में ये हमारी पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। और मैं बता दूं 95% जो हमारा विदेशी व्यापार होता है ना, वो हमारा जल मार्ग की वजह से ही होता है, जल परिवहन के वजह से ही होता है। ठीक है, यानी वाटरवे से ही होता है। नेक्स्ट है कि भारत में व्यापार के रूप में पर्यटन के महत्व का वर्णन करें। CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और व्यापार के रूप में भारतीय पर्यटन की किसी भी 4 विशेषताओं का वर्णन करें। मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण वाला, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है। छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है आपकी बुक में, बट पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। 2015 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पर्यटन पता ना, टूरिज्म का आपको ये बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है टूरिज्म। पहली बात तो पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है कि दूसरी देश का बंदा हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री का बंदा उनकी कंट्री में जाए, तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। वो जो लोग होते हैं हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। दूसरी बात है पर्यटन से स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्योग को बढ़ावा मिलता है। अब जो अंग्रेज आते हैं वो देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है, हाथ से चीज़ें, तो उनको बड़ी पसंद आती है। तो इससे हमारी जो हस्तकला है उनको थोड़ा बढ़ावा मिलता है और जो हमारी सांस्कृतिक उद्योग है उनको थोड़ा बढ़ावा मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार प्रदान करता है। टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। आपको पता ही है कि जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं वहाँ पर बहुत सारे भैया होते हैं ना, कुछ खाने चीज़ों को बेचने वाले, साथ में फ़ोटोग्राफ़र वगैरह भी। तो वो सारे के सारे भैया की अर्निंग जो होती है वो पर्यटन इंडस्ट्री में ही आते हैं वो, ठीक है। पर्यटन आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देता है। देखो सिंपल सीधी बात है, अंग्रेज है ना, मान लो एक गांव में आ रहा है बार बार, तो सरकार भी देखेगी जी हमारी तो इज्जत लगी हुई है, ये देश है पूरा हमारा, और वहाँ पर आ रहे हैं बहुत सारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उस एरिया का थोड़ा आधुनिकीकरण करेंगे, उसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इज्जत दाव पे लगी है हम सरकार की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यटन विदेशी मुद्रा भी प्रदान करते हैं। अब जो अंग्रेज आते हैं, फॉरेनर आते हैं, वो इंडिया के अंदर आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आए 10 दिन के लिए बिना खाए बिना रहे सीधा चले गए, ऐसा तो नहीं। वो इंडिया के अंदर आएंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे घूमेंगे, तो पैसे लगेंगे, तो इससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, ठीक है जी। तो अच्छे से कर लेना कि जो हमारे पर्यटन है उनका महत्व क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सड़क परिवहन के 4 फ़ायदे बताइए। तो वही है कि जो हमारा सड़क है वो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर एरिया पे भी सड़क बनाई जा सकती है, जो पथरीली पहाड़ियाँ होती हैं उन पे भी सड़क बनाई जा सकती है। सड़क जो है वो कम व्यक्ति को कम दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा एक सक्षम परिवहन है। साथ ही में ये घर से घर तक सेवाएं प्रदान करता है, यानी आप अगर घर से निकलोगे तो आपके घर के सामने ही रोड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ये जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में भी एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है अगर मान लो आपको रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, या समुद्री पत्रों पे यानी सी पोर्ट पे जाना है, तो आप सड़क के माध्यम से जाओगे, तो इसलिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारा सड़क परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो व्यापार क्या है। देखो व्यापार बड़ा सिंपल है। जब एक देश के अंदर एक जगह से एक राज्य का व्यक्ति जब दूसरे राज्य से चीज़ों का दान प्रदान करता है, व्यापार कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप मुंबई में, पंजाब में, हरियाणा में कहीं भी बैठे हो, हम दोनों एक दूसरे से व्यापार चीज़ें लेन देन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो व्यापार कहलाएगा। और जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब मैंने एक देश का एग्जांपल दिया, पंजाब का, हरियाणा का, ऐसे। मान लो कोई बंदा है अमेरिका का, उससे मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल है ना, बड़ा सिंपल था ये। चलो, व्यापार का अनुकूल संतुलन, इसका क्या मतलब होता है? अनुकूल संतुलन, एक होता है अनुकूल व्यापार संतुलन और एक होता है असंतुलित व्यापार। क्या मतलब होता है इसका? देखो सिंपल सीधी बात है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आप किसी देश में कोई चीज़ बेचते हो तो आपके पास पैसे आते हैं, तो ये फ़ायदा है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो दूसरे देश से तो आपके पैसे जाते हैं, तो ये नुकसान है। तो जब आप ज़्यादा चीज़ें बेचते हो, ठीक है, यानी आपका एक्सपोर्ट यानी निर्यात ज़्यादा होता है, तो ये आपका फ़ायदा, ठीक है। यानी आपने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ बेची और 80 रुपये की चीज़ खरीदी, तो यानी 20 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ ना। तो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो वो 20 रुपये का आपका फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। और मान लो आपने क्या किया कि 150 रुपये की चीज़ खरीदी और 100 रुपये की ही चीज़ बेची, तो आपका 50 रुपये का नुकसान है ना। तो इसको कहते हैं असंतुलित व्यापार, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हुआ एक्सपोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत संचार और जनसंचार के बीच अंतर बताओ। व्यक्तिगत संचार का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत संचार का मतलब है जब दो व्यक्ति के बीच मौखिक, पत्र या टेलीफोन आदि के माध्यम से वार्तालाप हो, तो इसे हम व्यक्तिगत संचार कहते हैं। जैसे टेलीफोन पे मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, चीज़ों का आदान प्रदान कर रहा हूँ, बातों का आदान प्रदान करता हूँ, तो वो हो गया व्यक्तिगत संचार। अब जनसंचार क्या होता है? जब एक ही जगह से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, तो उसको हम जनसंचार कहते हैं। ये व्यापक सार्वजनिक दर्शकों तक चीज़ें पहुंचाई जाती है, जैसे कि रेडियो हो गया, यूट्यूब भी होगा। मेरी वीडियो आप बहुत सारे बच्चे देखोगे, कुछ शेयर करोगे, कर देना, अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर कर देना, ठीक है। मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही मैं आगे बढ़ूँगा यार, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। चाहे कोई भी हो यूट्यूब पर, अगर उसका चैनल आपको अच्छा लगता है हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। मेरा भी चैनल अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना साथ में, ओके। तो ये भी एक जो YouTube है वो भी एक क्या है, जनसंचार का एक माध्यम है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया। और आपको ये बताना है कि जनसंचार के क्या महत्व है। पहले तो हमें मनोरंजन प्रदान करता है। YouTube पे सिर्फ पढ़ाई की बात ही नहीं होती, बहुत सारे मनोरंजन, आप मूवीज़ देख सकते हो YouTube पे, गाने सुन सकते हो, तो ये भी मनोरंजन प्रदान करता है। साथ ही में राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में भी बताता है। रेडियो पे आप कार्यक्रमों के बारे में सुनते हो, YouTube पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट के बारे में और भी आपके राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में, है ना। तो
ये एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कि सड़क घनत्व का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल तो मैंने समझाया था, बट देखो सिंपल सीधी बात है, 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क की लंबाई को ही सड़क घनत्व कहते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लो दिल्ली का एरिया है, दिल्ली में मान लो 100 किलोमीटर का एरिया, हम 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम ले लेते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी सड़कें हैं अगर उसको हम टोटल कर दें और 100 किलोमीटर का एरिया मान लो जम्मू कश्मीर का ले, तो वहाँ पर 100 किलोमीटर के एरिया में जितनी सड़कें प्लस कर दे, तो आपको क्या लगता है किसकी सड़कें ज़्यादा होगी? दिल्ली की सड़कें ज़्यादा होगी ना। हमारे जम्मू कश्मीर में तो पहाड़ ही पहाड़ है, वहाँ तो इतनी ज़्यादा सड़कें नहीं हैं, बहुत मुश्किल से सड़कें होती है जो भी होती है, बट दिल्ली में तो बहुत सारी सड़कें हैं। तो दिल्ली का जो सड़क घनत्व है वो जम्मू कश्मीर के सड़क घनत्व से अधिक है। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ आ गया हो। ठीक है, और जो हमारा भारत में सड़क परिवहन है वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से जो हमारा रोड नेटवर्क है वो अपर्याप्त है, आधी सड़कें कच्ची हैं, तो वो बारिश के मौसम में उसका कुछ उपयोग नहीं रहता, उपयोग सीमित हो जाता है। साथ ही में हमारे जो पुल हैं, ये जो बनाए गए हैं, पुलिया वगैरह पुल बनाए गए हैं, वो सारे पुराने हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और राष्ट्रीय जो हमारे राजमार्ग है वो भी अपर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी समृद्धि का सूचांक है, बताइए कैसे। समर्थन करते हैं आप इसका? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। तो ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में और 2011 में, यानी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट 2011 में 2 बार आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसीलिए इसे राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखना कि जो देश ज़्यादा व्यापार करता है ना, ठीक है, हम मानते हैं कि वो आर्थिक बैरोमीटर में बहुत आगे निकल चुका है। बैरोमीटर एक्चुअली में आपने सुना होगा, बैरोमीटर एक फिजिक्स में एक प्रेशर नापने के लिए होता है ना, तो बैरोमीटर प्रेशर वगैरह नापता है। ठीक है, तो एक देश कितना ज़्यादा व्यापार कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल, उतना ही ज़्यादा आर्थिक वैभव माना जाएगा उस कंट्री का। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना आपका कि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी समृद्धि का सूचकांक है। कैसे, मतलब एक देश में बहुत ज़्यादा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो आर्थिक विकास भी कर रहा है, तो मैं बता ही चुका। ठीक है, और साथ ही में सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। हर देश आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता ही करता है। क्यों? क्योंकि संसाधन की उपलब्धता क्षेत्रीय है। इसका क्या मतलब है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो इंडिया में मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो अमेरिका में मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो अलग अलग कंट्री में सीमित है, ठीक है, और कहीं नहीं मिलती। तो उनकी चीज़ें हमारे पास आने के लिए और हमारी चीज़ें उनके पास जाने के लिए व्यापार तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें जो हमारा आयात और निर्यात है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जब हम दूसरी कंट्री में कोई चीज़ें भेजते हैं तो उसको हम निर्यात कहते हैं, दूसरी चीज़ से कोई कंट्री मंगवाते हैं, दूसरी कंट्री से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो आयात में आता है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश वर्तमान वैश्विक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक ही क्षेत्र में सीमित होती है। अगर वो आपको चाहिए तो आपको उनसे व्यापार करना ही पड़ेगा जिस देश में वो चीज़ है। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु परिवहन की किसी भी 5 गुण की व्याख्या करें। वायु परिवहन के बारे में बताना है। पहली बात तो सबसे आरामदायक तरीका है वायु परिवहन का। नेक्स्ट है सबसे तेज़ है, साथ में प्रतिष्ठित संसाधन है। ठीक है, वो कोई भी इलाका हो, चाहे ऊंचे पर्वत हो, सुनसान रेगिस्तान हो, जंगल हो, उसको आराम से पार कर सकता है। आपको तो ऊपर से जाना है ना, नीचे से दौड़ना जाना है। ठीक है, तो एरोप्लेन से तो ऊपर से आप कर सकते हो, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया हमारे एरोप्लेन का। घने जंगल को भी, महासागरों को भी वायु परिवहन से क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है, कोई भी परेशानी नहीं आती। तो ये हमारे फीचर थे वायु परिवहन के। CBSE 2011 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी क्षमता के अनुसार सड़कों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या करे। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका क्या है? तो पहली बात तो ये आप 6 टाइप की रोड थी, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहते हैं, वो बता ही चुका मैं ऊपर। एक नेशनल हाईवे भी होता है जिसको हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ये एक बार रीड कर लेना आप, ठीक है। जो नेशनल, चलो उस ऊपर आते हैं। पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को बनाने का काम किसका होता है? NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जो राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, इसको बनाने का काम जो होता है हमारा CPWD यानी केंद्रीय लोक
निर्माण विभाग का होता है। एक बार रीड कर लेना पूरा। राजमार्ग को बनाने का काम किसका होता है? हमारा PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग का। और साथ ही में जो हमारा जिला मार्ग होता है उसको बनाने का काम जो होता है वो जिला परिषद का होता है। देखो लिखा। अन्य रोड जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना द्वारा बनाई जाती है। और एक होती है सीमांत रोड। सीमांत रोड होता है बॉर्डर रोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर रोड, बॉर्डर पे जो रोड होती है ना वो होती है सीमांत रोड। उसको बनाने का काम हमारा सीमा सड़क संगठन का, जिसको BRO बोलता है, ब्रो, मतलब ब्रो नहीं बोलते, ये हमारी जो आर्मी है उन्हीं की एक ब्रांच है, सीमा सड़क संगठन है। तो ये रोड बनाने का काम करते हैं हमारी बॉर्डर एरिया पे, ठीक है, पाकिस्तान से जो बॉर्डर मिलता है और जो चीन से बॉर्डर मिलता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जनसंचार क्या है? जनसंचार मैं आपको बता चुका हूँ। जनसंचार वह माध्यम है जिसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, डोंट वरी, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो जनसंचार क्या होता है? वह माध्यम है जहाँ पर एक ही जगह से बहुत सारे लोगों तक क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, जानकारी पहुँचाई जाती है, जैसे कि यूट्यूब, ठीक है, या न्यूज़ हो गया, कोई टेलीविज़न हो गया, है ना। तो ये रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म हो गई, ये सारे के सारे हमारे संचार के माध्यम हैं। ओके जी। जनसंचार का क्या महत्व है? ये 2012 का ही क्वेश्चन है। जनसंचार का महत्व बताओ। पहली बात तो है कि हमारा जो 95% जो भारत का हिस्सा है ना वो आज जनसंचार से प्रभावित है, ठीक है। साथ ही में शिक्षा और मनोरंजन का भी स्रोत है हमारा जनसंचार। आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पे तो ये शिक्षा भी है और मनोरंजन, गाने भी सुनते होंगे आप, गाने थोड़े ज़्यादा सुनते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि सूचना, जन सूचना का सबसे तत्कालिक साधन है। आज कहीं भी कुछ होता है 1 सेकंड में आपको पता चल जाता है, न्यूज़ में आने से पहले आपको पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ हमारा जनसंचार, ठीक है। अब है ना बहुत जनसंचार बढ़ चुका है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीति के बारे में भी लोगों को जागरूक करने का काम कौन करता है? जनसंचार, ठीक है जी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो मैं बोल ही चुका हूँ, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि इससे मोटिवेशन बहुत मिलती है, लगता है यार बच्चे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैंने देखा बच्चे बहुत सारी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छी लगती है उनको, ठीक है। मतलब मेरे को पर्सनल मैसेज करके बोलते हैं सर वीडियो बहुत अच्छी थी, सिर्फ यही बोलने के लिए मैसेज करते हैं, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना यार, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो यूट्यूब पे अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। यही आपके पास इकलौता एक वे है जिससे आप बता सकते हो कि हाँ यार आपका चैनल अच्छा है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट डिस्क्रिप्शन में जब आप उस चैनल के लिंक पे जाओगे ना तब आप देखोगे उसमें 1900 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ऑल दो मैंने अभी तक कुछ उस पर अपलोड भी नहीं किया। तो ऐसा क्यों है कि बच्चे उस पर सब्सक्राइब कर रहे हैं जबकि मैंने अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया? क्योंकि मैं उस पर ये बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, मैं यूट्यूब से कैसे अर्न करता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब से नहीं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, उसके बारे में मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट लाइफ में आती है पैसे से रिलेटेड, थोड़े बड़े हो गए, हम 10th क्लास में आ गए, थोड़ा हेजिटेशन होती है पेरेंट्स से मांगने में, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपकी, तो इसलिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, इस चैनल की भी दबा देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को शिकायत करते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर जी आपने ब्लॉक कर दिया क्या, हम तो आपकी वीडियो आती है पता ही नहीं चलता। वो इसलिए पता नहीं चलता दोस्त क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है बट नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखी। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते ना तब तक आपको पता नहीं चलता। और उस चैनल को तो ज़रूर दबा देना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है दिक्कत क्या है, मान लो मैंने उस पर कोई वीडियो अपलोड करी और मैं पहली वीडियो से ही धमाका मचा दूंगा, पहली वीडियो पे ही ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और मैं एक और बात बता दूँ, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही वहाँ जाओगे और पहले दिन ही ऐसे प्लेटफॉर्म पर अर्निंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, उसके बाद तो फिर अर्निंग है, पता ही है आपको। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते। मेन रीज़न यही है कि वो टिकते हैं, उनको चीज़ें समझ आती है, और जब चीज़ें समझ आती है तब तक वो टाटा बाय बाय बोल चुके होते हैं यूट्यूब को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पर पूरी चीज़ें बताऊँगा आपको, डोंट वरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, तो कि वहाँ पर मान लो मैंने कोई वीडियो अपलोड करी, ठीक है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बट नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखी, तो बच्चे जो सब्सक्राइब करते हैं ना उनको 3-4 दिन बाद आता है नोटिफिकेशन। तो मान लो बहुत सारे बच्चे, जब आप वहाँ पर गए उस वीडियो पे, आपने देखा 10,000 व्यूज़, मान लो उस 10,000 व्यूज़ में से 1000 बच्चों ने भी अगर ट्राई किया ना उस प्लेटफॉर्म पे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा आपके लिए, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उन 1000 बच्चों में से बनो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है,
ठीक है जी। और साथ ही मैं नोट्स के लिए मैं वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को वेबसाइट पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को वेबसाइट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, वेबसाइट से थोड़ी अर्निंग होती है, तो इसलिए मैं खुद बना रहा हूँ, जिससे मैं आपको भी बता सकूँ कि मैंने वेबसाइट कैसे बनाई, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। बाकी जीपी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ और पीडीएफ भी अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। चैप्टर तो चलो सारे खत्म हो गए, पीवाई की उसके लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।